हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर, जहां हम पढ़ते हैं 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q। तो यहाँ से यदि हम F की वैल्यू निकालें बल की, तो वो आ जाएगी Q इंटू में E, मतलब Q इंटू में E हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम परफेक्ट आंसर है। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। आप जानते हो विद्युत क्षेत्र E बराबर, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आती है, KQ/r², मतलब r² के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब ये विद्युत द्विध्रुव होगा, उसमें +Q होगा और -Q चार्ज होगा। यदि ये पृष्ठ किसी पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, बंद पृष्ठ के अंदर, तो यहाँ से विद्युत रेखाएं निकलेंगी और यहाँ पर समाप्त होंगी, यहाँ से फिर निकलेंगी, यहाँ समाप्त होंगी। मतलब जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही उतनी ही अंदर आ रही। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स हमारा 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है, किसी पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम देखते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यह होती है 6.25 × 10⁻18। कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुक्त आकाश में परावैद्युतांक का विमीय सूत्र। परावैद्युतांक क्या, हम इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन नॉट भी हम इसे बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का यदि हम सूत्र देखें तो होता है, इसके यदि हम विमीय सूत्र देखें तो ये क्या होगा, विमीय सूत्र निकलेगा इसकी मात्रक से, इसका मात्रक होता है कूलाम²/न्यूटन/मीटर²। और यदि यहाँ से हम विमीय सूत्र निकालें तो ये निकलेगा m-1 l-3 T4A2। ऑप्शन डी हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत द्विध्रुव से, आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है वो कितनी आती है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता आती है 2kP/r³। निरक्षीय में कितनी आती है, kP/r³। हम देखेंगे कि r³ की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ऊपर x/2 दूरी पर विद्युत आवेश Q रखा हुआ है, घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप जानते हो किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0, गॉस की थ्योरम से। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता, F/Q। F का मात्रक न्यूटन, Q का कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। अब स्पर्श कराएंगे तो धनावेशित छड़ का आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अनावेशित में चला जाएगा। अब देखें हम x अक्ष में निर्दिष्ट एक समान विद्युत क्षेत्र E में SI पृष्ठ उपस्थित है, इससे संबंधित फ्लक्स कितना होगा। तो आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, ES cos थीटा, ES cos थीटा, यहाँ थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 1। आंसर हमारा आ जाएगा ES नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, φE बराबर क्या होता है, Q/ε0। अब यदि आवेश कैसा है, एकांक, तो ये आ जाएगा 1/ε0। ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या होने वाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हो E बराबर
F अपॉन क्यू। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा हमारा, न्यूटन पर कूलम। ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। अब दो बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हैं, तो इनका विद्युत द्विध्रुवागुण क्या होता है, एक कोई भी आवेश और उनके बीच की दूरी। तो एक आवेश कौन सा, q, और उनके बीच की दूरी कितनी है, x। तो q इंटू एक्स, ये हमारा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश जो कि एक दूसरे से x दूरी पर रखे हैं उनका। अब हम देखते हैं गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग का कितने गुना होता है। तो आप जानते हो कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। आवेशित खोखले गोले के कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो आप जानते हो उसके भीतर, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। मूल आवेश का मान कितना होता है, मूल आवेश हम किसे बोलते हैं, मूल आवेश हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम, इतना होता है एक मूल आवेश पर मान। अब हम देखें किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, तो हमें पता है विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उसका परिमाण भी समान होता है। तो इस पर नेट आवेश कितना हो जाएगा, शून्य। कितना हो जाएगा, शून्य। एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। किसी विलगित निकाय का आवेश, किसी भी विलगित निकाय का आवेश कैसा रहता है, संरक्षित या नियत रहता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश है वो हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है या नियत रहता है। नेक्स्ट देखते हैं सत्य असत्य। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। स्थिर विद्युत बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, जी नहीं, वो तो प्लस से चालू होती हैं, माइनस पर समाप्त होती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती है। ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। एकल आवेश का अस्तित्व नहीं है, अरे भाई एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, एकल आवेश का अस्तित्व तो होता है। ये भी हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, बिल्कुल। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश। इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि हो जाएगी। सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, अरे ये तो बच्चा जानता भैया कि जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आंसर गलत हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अरे भैया विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ये भी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन जितने बल का अनुभव करते हैं उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ही है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, जी हाँ, उसकी कोई दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, जी नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश से प्रारंभ होती हैं, नहीं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं, धनावेश से। कहाँ जाती हैं, ऋणावेश की ओर। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है, सत्य सत्य समझ में आए। अब हम देखते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर क्या है, एक माइक्रो कूलाम आवेश का ऋण आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि एक आवेश को ऋणावेश हमें ऋणावेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 6.25 × 10⁻18। लेकिन यहाँ क्या है, एक माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 18 में से 6 और चले जाएंगे, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 6.25 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हमें हो जाएगी। निश्चित दूरी पर दो आवेशों के बीच में बल F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच में बल कितना हो जाएगा, भैया कणों के बीच की दूरी आधी मतलब r/2 कर दी जाए तो F बराबर क्या होता है, वह Q1 Q2 अपॉन R की जगह आ जाएगा r/2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, r/2 का स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम देखें कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है
F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर की जगह R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटे में 4 चले जाएंगे ऊपर, तो ये 4 कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो बल कितने गुना हो जाएगा, बल भैया हमारा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक, अब देखें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल है। ये गुरुत्वाकर्षण कौन सा प्रबल होगा भैया, गुरुत्वाकर्षण तो सबसे धीमा बल होता है, सबसे दुर्बल बल होता है, और स्थिर विद्युत बल एक प्रबल बल है, तो स्थिर विद्युत बल जो होगा वो ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है, तो यदि कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश कितना होता है, 0। नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा क्या होती है, अभी हमने चर्चा की, नेगेटिव से कहाँ से कहाँ, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होगा। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। क्लियर है, आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज होते हैं ख़त्म। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समान क्या होता है, तो आप जानते हो कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या समान होता है, विभव समान होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश समान होता है। तो यहाँ क्या पूछा है, समांतर, समांतर में क्या होगा, विभव, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या समान होता है, आवेश समान होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। हमें पता है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगी तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर A एप्सिलॉन अपॉन में D। तो D क्या है, उनके बीच की दूरी, D बढ़ाएंगे तो C क्या हो जाएगा, यदि D बढ़ाएंगे तो C कम हो जाएगा, और C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C कम होगा तो V बढ़ जाएगा, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी, और धारिता कम होगी तो विभव बढ़ जाएगा, अतः उनके बीच का विभव क्या होगा, विभव बढ़ जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होते हैं, नहीं होते। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विद्युत विभव शून्य होता है। बिल्कुल ये C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र के बीच में रख दी जाए तो संधारित्र की धारिता, भाई यदि उसकी लंबाई ही नगण्य है तो उसकी धारिता अपरिवर्तित रहेगी, उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देने पर, यदि हम एक धनावेशित चालक तार को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, धनावेशित तार में जाएंगे, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, चालक तार में जाएंगे। 5 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो धारिता बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अब Q कितना है, 10 माइक्रो कूलाम, और V कितना है, 2 वोल्ट, 2 से 5 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइक्रो फेरड। कितना आ जाएगा, 5 माइक्रो फेरड। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला क्या है, विद्युत विभव एक कैसी राशि है, तो भैया विद्युत विभव एक अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब हम देखें विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के क्या होता है, तो दूरी की व्युत्क्रमानुपाती। विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर KQ अपॉन R। तो दूरी के क्या हो जाएगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब देखें हम विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है। अभी हमने चर्चा की कि विद्युत धारिता का SI मात्रक जो होता है वो फेरड होता है। क्या होता है, फेरड। ठीक, अब हम देखें आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच किसके रूप में संचित रहती है, तो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र किसके रूप में संचित रहती है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर, अब देखो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश यदि कोई आवेश गति करेगा तो उसका जो विभव है वो घटेगा। विभव क्या होगा? घटेगा, क्योंकि हम देखें कि यदि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो इसके पास में विभव सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे इसके दूर जाते जाएंगे तो विभव का मान कम होता जाएगा। विद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं तो इसके जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इस बिंदु पर विभव सर्वाधिक, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम और यहाँ बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता, अभी हमने चर्चा किया, धारिता क्या हो जाएगी? धारिता कम हो जाएगी, धारिता कम हो जाएगी या घट जाएगी। ठीक, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? कोई कार्य नहीं करना पड़ता, शून्य कार्य करना पड़ता है। यदि हम लंबवत ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक फेरड कितने स्थैत फेरड के बराबर होता है? तो एक फेरड कितने स्थैत फेरड के बराबर होता है? हम जानते हैं कि एक फेरड जो होता है वो 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड के बराबर होता है। 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड के बराबर होता है। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। पहला कौन सा है? जब किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। जी नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कम होती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। यदि प्रतिच्छेद करेंगे तो उस बिंदु पर विभव के कितने मान हो जाएंगे? 2। तो वो कहाँ का समविभव पृष्ठ रह गया? समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करने से उसकी धारिता बढ़ जाती है, तभी तो हम करते हैं परावैद्युत पदार्थ का उपयोग उसकी धारिता बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सत्य आंसर है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, अब आप बताइए कि विद्युत विभव क्या आता है? एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर जो आपका विभव है वो कितना आता है? KQ/R²। कितना आता है? विद्युत विभव भी बराबर क्या आता है? KQ/R²। तो ये घन के होगा, घन के, ना कि किसके कारण? ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ना कि घन के। तो ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल गलत हो जाएगा। खोखले गोले के अंदर आप विभव शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता है। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और हमने पढ़ा है E बराबर क्या होता है? dV/dt। E शून्य होगा तो dV क्या होगा? 0। और dV क्या है? dV है विभव में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन शून्य होता है और विभव में परिवर्तन शून्य होने का मतलब है कि विभव नियत रहता है, विभव शून्य नहीं होता। स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल है। बिल्कुल, संरक्षी बल हमने 11वीं में पढ़े थे। संरक्षी बल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो हमारा संरक्षी बल कौन सा है? गुरुत्व बल संरक्षी बल है। कौन सा? गुरुत्व बल संरक्षी बल है। दूसरा यदि हमने पढ़ा प्रत्यास्थ, कौन सा? प्रत्यास्थ। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा? स्थिर विद्युत बल। ये भी कैसा बल है? संरक्षी बल होता है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव अधिकतम होता है? तो अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में उसका विभव जो होता है वो अधिकतम होता है। निरक्षीय तक जाते जाते वो शून्य हो जाता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कैसा होता है? नियत होता है। कैसा होता है? नियत होता है, या हम इसको बोल सकते हैं एक समान रहता है, एक समान या फिर नियत होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव शून्य होता है? तो निरक्षीय स्थिति। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है वो शून्य होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आवेश के चारों ओर कुचालक पदार्थ होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक के चारों ओर कुचालक पदार्थ होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि उसकी धारिता बढ़ जाएगी। इसी सिद्धांत पर समांतर प्लेट संधारित्र भी कार्य करता है। तो धारिता पर क्या प्रभाव होगा? धारिता क्या हो जाएगी? धारिता बढ़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है।
धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? श्रेणी क्रम में धारिता कितनी आती है? नेट धारिता कैसे निकालते हैं? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस हिसाब से जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो आएगी 1/3 + 1/3 + 1/3। इसका मतलब है 3/3। ये कट जाएगा तो 1 माइक्रोफैरड कितनी आएगी? 1 माइक्रोफैरड। यदि एक शब्द में हम उत्तर लिखें तो सीधा क्या लिख देंगे? 1 माइक्रोफैरड। धारिता आ गई हमारी 1 माइक्रोफैरड। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विभव का व्यंजक लिखिए। विभव का व्यंजक क्या होता है? V = KQ/r²। KQ/r²। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र अभी हमने चर्चा किया भी था। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र? C = A/ε0/d। ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र में कितना कोण होता है? भाई हमेशा पता है आवेशित पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो कैसी निकलती हैं? लंबवत। तो इनके बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध अभी हमने देखा था। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध जो होता है E = -dV/dx या dl, है ना। ये दूरी हो जाएगी उनकी। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है हमारा? थर्ड चैप्टर। चलिए, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। एक तार को खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? या भाई एक तार को खींचकर लंबाई को दोगुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है? अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, बाकी सबका क्या होता है? तो बढ़ता है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर तो ये विद्युत धारा का मात्रक है, ये तो सबको पता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। हमेशा किसी भी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होगा। एक परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी 6 ओम का प्रतिरोध है तो धारा का मान हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R। तो V कितना है? 12, R कितना है? 6। आंसर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम देखें कि विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत सेल मुख्यतः यदि हम देखें तो किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा। हम जानते हैं विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत सेल किसका स्रोत हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? ओम प्रतिरोध, ठीक है ना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, सही है। आवेश का क्या होता है? कूलाम, ये भी सही है। विद्युत धारा एम्पियर। चालकता, ये भैया गलत हो गया। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। तो ये हमारा बिल्कुल आंसर गलत है, मतलब यही सही है। गलत है मतलब सही है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये तो आप जानते हो कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? वो आधारित है हमारा आवेश संरक्षण। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण। और दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण। दूसरा ऊर्जा संरक्षण और पहला आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो ये तो हम जानते हैं विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसकी दिशा तो होती है लेकिन ये वेक्टर के जो सदिश योग है उसका पालन नहीं करती है, इसके कारण ये अदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है? तो धारा घनत्व सदिश राशि है। अनुगमन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो अनुगमन वेग का मान लगभग 10⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है लेकिन चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल के कुल परिपथ में इलेक्ट्रोडों के अधिकतम व्यवहांतर को ही हम क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। अधिकतम व्यवहांतर को हम EMF मतलब विद्युत वाहक बल बोलते हैं। व्हीटस्टोन सेतु
कब सबसे अधिक सुग्राही होता है? जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली जो धारा हो वो कितनी हो जाए? 0। इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है, यदि ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल में क्या आएगी? कमी। यदि श्रांति काल में कमी आएगी तो अपवाह वेग में भी क्या आ जाएगी? कमी। तो ताप बढ़ाने पर अपवाह वेग में क्या आ जाती है? कमी, क्योंकि श्रांति काल में सब कमी आएगी। श्रांति काल क्या है? दो टक्करों के बीच का समय। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग जो है वो श्रांति काल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल में क्या आएगी? श्रांति काल में कमी आएगी। अभी हमने इस पर चर्चा की। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की जो विद्युत चालकता है वो हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत अपघट्ट में चालन कैसे होता है? विद्युत का चालन आयनों के प्रवाह से। और ताप बढ़ाएंगे तो आयन जल्दी जल्दी प्रवाहित होंगे। आयन जल्दी जल्दी प्रवाहित होंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। क्या प्रभाव होता है? तो चालकता बढ़ती है। चालकता बढ़ती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि तांबे के तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि हम तांबे के जो तार है उसकी तांबे के तार की त्रिज्या आधी कर दें तो उसकी जो प्रतिरोधकता है उसका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया वो तो प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करती है, त्रिज्या से कुछ नहीं होगा, तो अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? तो अपवाह वेग का फॉर्मूला ही क्या होता है? Vd बराबर -E/m टाउ। यहाँ Vd क्या है? अपवाह वेग, माइनस E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। कैपिटल E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। m क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और टाउ क्या है? यहाँ पर टाउ है श्रांति काल। तो ये क्या होता है? ये Vd और E में संबंध हो जाता है। इस प्रकार से हमारे चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन हैं वो होते हैं समाप्त। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कब लगता है? तो भाई किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम लगेगा जब आवेश का वेग और चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो? लंबवत। एक प्रोटॉन और अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उस पर +1 चार्ज होता है, और जो अल्फ़ा कण होते हैं, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अल्फ़ा कण बनते हैं, तो अल्फ़ा कण पर +2 चार्ज होता है। और त्रिज्या होती है वृत्तीय मार्ग पर त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या का सूत्र R बराबर क्या होता है? mv/qb। तो हमने देखा जो R है वो Q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि उनकी आवेशों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 निकल के आ जाएगा। अब देखें, यदि हम लंबी सीधी धारावाही सोलेनॉइड मतलब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है? चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है? समान होता है, और अक्ष के कैसा होता है? समांतर होता है। अक्ष समान होता है और अक्ष के समांतर होता है। एक समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर दो चालकों में यदि हम क्या करें कि समान दिशा में धारा प्रवाहित करें, यदि हम समान दिशा में दो चालक तारों में धारा प्रवाहित करें तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी दो बिंदु पर सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। नेक्स्ट देखिए हम रिक्त स्थान। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? हम लॉरेंज बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? लॉरेंज बल। यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर रहा हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है? 0। दिशा में जाएगा तो 0, और लंबवत जाएगा तो अधिकतम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या बनाती हैं? तो हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बंद वक्र के निर्माण करती हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य क्या होने वाले हैं? कुल्ले में फेरों की संख्या n बढ़ाने पर वोल्ट मीटर जो होता है उसकी सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी जो सुग्राहिता होगी वो, तो यहाँ पर जो सुग्राहिता होती है वो बढ़ जाती है, और इन्होंने भी यही बोला है, धारामापी की सुग्राहिता भी बढ़ जाती, दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न दंड चुंबक के सदृश होता है भैया। सोलेनोइड जो होता है परिनालिका में यदि धारा प्रवाहित करें तो वो दंड चुंबक के समान होता है, ना कि एक तार। धारावाही समतल पास किसी चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है, बिल्कुल होता है। यदि धारा क्लॉकवाइज जा रही है तो एस ध्रुव बनता है, और यदि धारा एंटी क्लॉकवाइज जा रही हो तो एन ध्रुव बन जाता है, बिल्कुल द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। एम्पियर का परिपथीय नियम केवल उन्हीं धाराओं पर लागू होता है जो कि समय के साथ परिवर्तित होती हैं। यह एम्पियर का परिपथीय नियम तो केवल और केवल स्थिर धाराओं के लिए मान्य है, तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे 4 चैप्टर जो होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के MCQs। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जाती है? एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। लंबी परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्व लटका दिया जाए तो वो किस दिशा में ठहरता है? वो NS दिशा में ही ठहरेगा, NS दिशा में ठहरता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा कितना होता है? ये हम देख चुके हैं कि ये बंद पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है? शून्य होता है, और यही चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित गॉस का नियम भी है। तो कितना होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। किसी चुंबक के किन को अलग नहीं किया जा सकता? ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे उनको तोड़ते जाओगे उन पर नए ध्रुव उत्पन्न होते जाएंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि है? जी हाँ। चुंबकीय प्रवृत्ति B बराबर क्या होता है? I/H, और I की विमा भी होती है एम्पियर मीटर इनवर्स, और H की विमा भी वही होती है एम्पियर मीटर इनवर्स, तो दोनों की विमाएं कैंसिल, तो B मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि हो गई। एक दंड चुंबक धारावाही चालक की भांति व्यवहार करती है। भाई एक परिनालिका जो होती है वो दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, ना कि अति चालक अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जी नहीं, अति चालक जो होते हैं वो प्रति चुंबकीय होते हैं, मतलब चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, ना कि आकर्षित। प्रति चुंबकीय पदार्थों में परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जी हाँ, आघूर्ण कैसा होता है? शून्य होता है। तो ये सत्य असत्य विमाहीन राशि है, ये सत्य है की भांति कार्य करती, ये सत्य नहीं है। अन्य चुंबकीय पदार्थ भी नहीं है सही। चुंबकीय आघूर्ण प्रति चुंबकीय पदार्थों में शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन। किनका घूर्णन होता है? सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक परिनालिका में एक कुंडली लिपटी है जिसके सिरे वामावर्त दिशा में यदि घूम रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज यदि घूम रहे हैं तो उस पर एस ध्रुव बनेगा। कौन सा ध्रुव बनेगा? एस ध्रुव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा ध्रुव बनता है? एस ध्रुव बनता है। यदि लोहे चुंबक को पिघला दिया जाए तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व में कमी आती है तो चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्या है? तो चुंबकत्व का परीक्षण जो है वो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। यदि उनमें आकर्षण तो देखो, एक चुंबक के पास यदि हम ऐसा पदार्थ रख दें जो चुंबक नहीं है, लोहा है, तो उनमें भी आकर्षण हो जाएगा, लेकिन प्रतिकर्षण सिर्फ किसमें होता है? चुंबक में। इसलिए चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्या है? प्रतिकर्षण है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है B, उसका मान 0 से कम होता है। और यदि हम अतिचालक पदार्थों में प्रवृत्ति देखें, चुंबकीय प्रवृत्ति देखें किनमें? अति चालक पदार्थों में, तो इनमें भी जो होगा वो 0 से कम मान ही होगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए हमारे 5th चैप्टर तक के। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्ट होने वाले हैं। एक बार इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ना। थैंक यू।